गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ट्रांसलेशन। मैंने आपको फर्स्ट डे जो वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब के ऊपर या यूट्यूब पर, उस समय मैंने आपको बताया था कि अपन को टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स और उनके आइडेंटिफिकेशंस लर्न करनी है अकॉर्डिंग टू टेंसेस। मतलब मैंने आपको ये कहा था कि आपको सिर्फ ये देखना है कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आज उन्हीं का यूज करते हुए अपन एक सिंगल स्ट्रक्चर से ट्रांसलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो अनुवाद कहते हैं। और ये जो ट्रांसलेशन है ये बोथ मीडियम की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के अंदर अपन इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे, क्योंकि बिना ट्रांसलेशन के हमें थोड़ी सी डिटेल स्टडी हम समझ नहीं पाते हैं टेंसेस की। और ऐसी स्थिति के अंदर हम आगे जाकर हमारे सामने दिक्कत ये आती है जब अपन पैसिव वॉइस के चेंजेस करते हैं, जब अपन नरेशन वगैरह पढ़ते हैं या फिर मॉडल्स पढ़ते हैं या और कोई ग्रामर का टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले जरूरी ये होती है कि साहब ट्रांसलेशन आता है कि नहीं आता है, हमें टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स पता है कि नहीं है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब का यूज होता है पता है कि नहीं है, और कौन सी जगह कौन सा शब्द मतलब वर्ड यूज होता है, ये चीजें अपन को देखनी है। तो ट्रांसलेशन के लिए देखिए, सबसे पहले यदि अपन बात करें हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आती है, और उसके बाद यदि कुछ है तो अपन अदर वर्ड्स के रूप में उनको कह सकते हैं कि अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब एक हिंदी में लिखे हुए वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाता है, तो यहां अपन देखते हैं हिंदी वाले सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं इसका, तो सब्जेक्ट अपने निर्धारित स्थान पे रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा। लेकिन ये आपकी जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है इसका स्थान आपस में बदल जाता है। तो यह सब्जेक्ट के बाद जो आएगी या जो वर्ड लिखा जाएगा वो आपकी वर्ब होगी, और प्लस इसके बाद में जो आपका वर्ड लिखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और अदर वर्ड्स जो आपके हैं वो अदर वर्ड्स की जगह ही रहेंगे। यानी जब आपने हिंदी से वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया तो अपन इनको शॉर्ट में देखें, सब्जेक्ट मीन्स एस, ऑब्जेक्ट मीन्स ओ, वर्ब मीन्स बी, और अदर वर्ड्स को अपन ओ डब्ल्यू बी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इस इंग्लिश के वाक्य का फिर से हिंदी में अनुवाद करें, देखिए हिंदी से आपने इंग्लिश में अनुवाद किया, अब इंग्लिश से यदि आप फिर से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को, तो वही हो जाएगा, सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट के स्थान पे होगा, लेकिन यही आपका ऑब्जेक्ट और वर्ब का स्थान चेंज हो जाएगा। यानी यहां आपका ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद में इधर यह आपकी वर्ब होगी, और फिर ये आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं, फिर ये आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी हैव टू फॉलो। Dear students, I want to disclose one thing that is important related to translation. I want to say that if the sentence has been written in English, has been framed in Hindi, then first of all it is written word will be subject. After it we will write object, then verb, and at last the other words. But when the sentence is translated into English, then first of all we write subject, after it we exchange the place of object and verb, and then other words. And when the sentence from English to Hindi, when the sentence from English is translated to Hindi, then the same structure we get again during the translation.
तो ये आपकी वो स्ट्रक्चर है जिसका अपन को पता रखना है। अब इसके बाद में देखिए, मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के ऊपर चलने चलता हूं सीधा। सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन ये ट्रांसलेशन का मैटर था जिसको अपन को ध्यान रखना है। चाहे तो अपन एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे रानी सब्जी बेच रही है। इस सेंटेंस में देखिए रानी क्या है, सब्जेक्ट, बेच रही क्या हो गई, वर्ब, सब्जी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था आप सेंटेंस हिंदी में है, हिंदी के वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, और इसके बाद में अदर वर्ड्स होता कोई। जैसे रानी सब्जी बाजार में सब्जी बेच रही है, तो सब्जी बाजार लास्ट में आता क्योंकि वो अदर वर्ड्स होता। अब यदि अपन इसका ट्रांसलेशन करें तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, रानी बेच रही है, इज सेलिंग सब्जी वेजिटेबल्स, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहां देखिए रानी, अब ये सेलिंग आपकी वर्ब आ गई और वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वही आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, वर्ब आगे चली गई। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जब आप वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में परिवर्तित करते हैं, मतलब ट्रांसलेशन करते हैं, या अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, तो सब्जेक्ट तो अपने निर्धारित स्थान पर रहता है, लेकिन वर्ब तथा ऑब्जेक्ट का स्थान आपस में बदल जाता है। अब देखिए अपन बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की। अब अपन बात करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन। इसको कहते हैं वाक्य संरचना, यानी वाक्य की रचना या वाक्य का निर्माण। इस सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं। स्ट्रक्चर, जब भी आप किसी हिंदी से वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें, मैं हिंदी से अंग्रेजी के ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं, जब भी आप किसी वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखिए, सॉरी, इसके बाद आप वर्ब लिखिए जिसको मेन वर्ब कहते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखिए, और उसके बाद में आप अदर वर्ड्स लिखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यदि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को छोड़ दिया जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट एवं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को छोड़ दिया जाए, तो टोटल जितने भी टेंसेज हैं हमारे 12 टेंसेज, उन सारे के सारे टेंसेज में सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। यानी अपन को इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस फॉर्मेशन पे जाना है, अपन को सेंटेंस फ्रेम करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले हिंदी में एक वाक्य लिखेंगे, उसके बाद में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे और इसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं यहां सेंटेंस नंबर 1 लिख रहा हूं, और सेंटेंस नंबर 1 मैंने लिखा, अमन बाजार में, अमन बाजार में फल बेच रहा था। ये एक सेंटेंस है हमारा। मैं सबसे पहले हिंदी में सेंटेंस लिखूंगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, आराधना कक्षा में
अंग्रेजी नहीं बोलती थी। थर्ड सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। मोहित कल ताजमहल का भ्रमण करेगा। चौथा सेंटेंस देखिए, सुमन अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी है। और पांचवा सेंटेंस देखिए, माताजी रसोई घर में खाना पका रही है। यह हमारे पास टोटल यदि हम देखें तो 5 हिंदी के सेंटेंसेज हैं। जब आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अब यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, अमन। क्योंकि सब्जेक्ट होता क्या है, किसी भी वाक्य में कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, डूअर होता है, उसको अपन सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद में ये सब्जेक्ट जो कुछ करता है, मतलब जो भी एक्टिविटी ये करता है, उसको क्रिया कहते हैं। बेच रहा, तो ये हो गई आपकी वर्ब। और एक चीज आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहां होता है, जो आपकी मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब के तुरंत पहले, यानी जस्ट बिफोर द मेन वर्ब जो वर्ड लिखा हुआ है, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां देखिए बेच रहा था, इससे तुरंत पहले वर्ड क्या है, फल, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। और बाजार में, ये हो गया आपका अदर वर्ड्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अदर वर्ड्स को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और अदर वर्ड्स को जब ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो फिर सेंटेंस में दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसलिए अपन को यह देखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब देखनी है। वर्ब आपको आसानी से मिल जाएगी। वर्ब के जस्ट बिफोर जो वर्ड होगा, वर्ब के तुरंत पहले आने वाला जो शब्द होगा, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, और उसके पहले फिर जो भी वर्ड्स होंगे वो सब के सब अदर वर्ड्स होंगे। इसी प्रकार से अपन इसको देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आराधना। वर्ब क्या है, बोलती थी। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अंग्रेजी। तो फिर अदर वर्ड्स क्या हो जाएंगे, कक्षा में। ये हमारे अदर वर्ड्स हो गए। इसी प्रकार से थर्ड सेंटेंस में चलिए, सब्जेक्ट क्या है, मोहित। वर्ब क्या होगी, भ्रमण करना। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ताजमहल। और अदर वर्ड्स क्या हो गया, कल, यानी आने वाला दिन, जिसको अपन कहते हैं टुमारो। इधर देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, सुमन। वर्ब क्या है, पूरा करना। ये पूरा करना आपकी वर्ब हो गई। और गृह कार्य, अपना गृह कार्य, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अदरवर्ड्स कुछ इसमें है नहीं। यहां अपना को मैंने गृह कार्य के लिए इसलिए ऐड किया है क्योंकि अपना वर्ड आया ही गृह कार्य के लिए, तो इससे अलग नहीं कर सकते। यहां देखिए माताजी, ये सब्जेक्ट है। पका रही,
ये हमारी वर्ब हो गई, और खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और रसोई घर में ये हो गए हमारे अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो जब भी अपन अंग्रेजी भाषा में किसी वाक्य का अनुवाद करेंगे, उससे पहले आपको यह देखना है, सबसे पहले देखिए स्टेप टू स्टेप चलेंगे अपन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप ये देखना है कि दिया गया वाक्य कौन से टेंस का है। सबसे पहले आपको उस वाक्य का टेंस देखना है। टेंस कैसे देखेंगे, ये मैंने जब आपको एक चार्ट बताया था, टेबल बताई थी, उस टेबल में आइडेंटिफिकेशन ऑफ की जो टेबल दी थी उसमें अच्छी तरीके से दिया था। टेंस का पता चलेगा सेंटेंस के लास्ट से। देखिए सेंटेंस में आ गया था का मतलब पास्ट, और इससे पहले क्रिया के साथ वर्ड आ रहा है रहा, और यह आ गया आपका था। पास्ट और रहा रही वर्ड किसमें आते हैं, कॉन्टिन्यूस में। तो वाक्य कौन से टेंस का हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। वाक्य कौन से टेंस का हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे उससे पहले आप अपने दिमाग में ये रखेंगे कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। स्ट्रक्चर हमारे पास दी हुई है। स्ट्रक्चर क्या कहती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखो, उसके बाद में मेन वर्ब लिखो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद में अदर वर्ड लिखो, और जैसे जैसे अपन इनको स्टेप बाय स्टेप लिखते रहेंगे सेंटेंस ट्रांसलेटेड हो जाएगा। अब ये कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, हमारी स्ट्रक्चर कहती है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं अमन। हमने लिख दिया साहब ये सबसे पहले सब्जेक्ट अमन। अब ये कहता है हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी, टेंस के अनुसार लगेगी। अब अपन ने याद करो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, तो अपन को पता चलेगा वॉज या वर्ब। तो यहां देखिए अमन सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसके लिए क्या आ जाएगा, वॉज। तो ये आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो आपको अपने दिमाग से लगानी है, यहां से देख के लगानी है। अब इसके बाद में मेन वर्ब लिखो। तो मेन वर्ब लिखते समय अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि वॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो वॉज वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हमारी वर्ब क्या है, बेचना। बेचने को क्या कहते हैं, SELL सेल, और ये इसमें जोड़ दिया अपन ने आईएनजी, सेलिंग। अमन वॉज सेलिंग। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फल, जिसको क्या कहेंगे, FRUITS, फ्रूट्स। और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे, बाजार में हमने लिखा इन द मार्केट, इन द मार्केट। यह आपका सेंटेंस था जो ट्रांसलेटेड हो गया। इसी प्रकार से अपन दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए चल रहे हैं। अब सेकंड सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे साहब, लेकिन ट्रांसलेशन से पहले अपन को देखना वही है कि वाक्य का टेंस क्या है। हमने देखा थी, पास्ट, थी, इंडेफिनिट। कहने का मतलब ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। अब अपन इसका ट्रांसलेशन करते हैं। हमारी स्ट्रक्चर कहती है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। हमारी स्ट्रक्चर क्या कहती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा आराधना। फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने डिड। और देखिए इसमें नहीं शब्द हो रहा है, इसलिए मैंने इसके साथ लगा दिया नॉट। अमन डिड नॉट। अब फिर ये कहता है कि साहब मेन वर्ब लिखिए। मेन वर्ब क्या है, बोलना। बोलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पीक। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने लिखा स्पीक। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, हमने लिखा इंग्लिश। और अदर वर्ड्स क्या है, कक्षा में, तो आगे लिख दिया इन द क्लास, इन द क्लास। सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। इसके बाद में फिर हम थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। थर्ड सेंटेंस वही भ्रमण करेगा, अंत में आ रहा है गा। गा का मतलब फ्यूचर टेंस, गा का मतलब फ्यूचर टेंस। और इसमें और कोई वर्ड नहीं है, ये ती, रहा, रही जैसे और कोई वर्ड नहीं है, तो ये इंडेफिनिट का है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या सेल। क्या होती है,
विल या सेल। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट लिखना है, हमने लिखा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट मोहित। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अब कभी भी नंबर के अकॉर्डिंग नहीं होता है। फ्यूचर टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो होता है पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन के लिए सेल का प्रयोग होता है। कहने का मतलब आई और वी के लिए सेल का प्रयोग होगा, बाकी सबके लिए विल का प्रयोग होता है। मैंने स्ट्रक्चर में उसमें टेबल में भी बताया है। तो मोहित के लिए आ जाएगा विल, मोहित विल। इसके बाद में वर्ब भ्रमण करना। भ्रमण करने को क्या कहेंगे? विजिट, विजिट। मोहित विल विजिट। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट द ताजमहल, द ताजमहल। और कल के लिए आ जाएगा MORROW, तुम्हारा। यानी कि ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर, जो सेंटेंस नंबर है हमारा 4। अपन को सेंटेंस नंबर 4 देखना है। सेंटेंस नंबर 4, और सेंटेंस नंबर 4 क्या कह रहा है? सुमन अपना कार्य, सुमन अपना। जैसे कि ये सेंटेंस हमारा 4th, और 4th सेंटेंस में अपन को देखना है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर कहती है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सुमन, SUMAN। और देखिए मैं थोड़ा सा पहले वापस आपको बैक में ले जाता हूं, और बैक में ले जाके बताता हूं कि सबसे पहले अपन को देखना है वाक्य है कौन से टेंस का। तो यहां देखिए अंत में क्या आ गया? है का मतलब प्रेजेंट टेंस, और क्रिया के साथ लगा हुआ है वर्ड चुकी। प्रेजेंट टेंस और चुका चुकी मतलब परफेक्ट। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव। क्या होती है? हैज और हैव। तो सुमन, और सुमन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैज। अब यहां देखिए अपन को ये मैन वर्ब लिखनी है, तो मैन वर्ब के लिए देखना होगा कि हैज के साथ कौन सी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखिए हैज के साथ मैन वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। तो यहां बेचना क्या है? वर्ड पूरा करना, पूरा करने को कंप्लीट। तो हैज के साथ 3rd फॉर्म आ गई आपकी COMPLETED, कंप्लीटेड। और आगे ऑब्जेक्ट क्या है? अपना गृह कार्य। तो सुमन के लिए अपने की अंग्रेजी हो जाएगी हर, और गृह कार्य को करेंगे लिखेंगे होमवर्क। क्या लिखा अपन ने? होमवर्क। इसके बाद में लास्ट सेंटेंस, जिसको सेंटेंस नंबर 5 कहते हैं। तो ये 5वां सेंटेंस देखिए, माताजी रसोई घर में खाना पका रही है। सबसे पहले भाई पहला स्टेप यही होगा कि आपको देखना ये है कि वाक्य है कौन से टेंस का। तो यहां देखिए वाक्य कौन से टेंस का है यानी प्रेजेंट, और रही मीन्स कंटिन्यूअस। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड होता है। तो सबसे पहले माताजी, माताजी के लिए क्या लिखेंगे? मदर। अब देखिए पका रही है, मदर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? इज। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? इज। और फिर देखिए पकाना, पकाने को कहेंगे कुक। तो इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है ING, कुकिंग। फिर ऑब्जेक्ट फूड, और रसोई घर में तो मैं के लिए आ जाएगा इन द किचन, KITCHEN, किचन। डियर स्टूडेंट, I want to say something on translation. First of all, we must learn, we must remember that the translation in every tense, in any of the tense, can be completed according to this structure. This is the structure. S means subject, helping verb, main verb, object, and other words. Means first of all, we must have to write subject. Then we have to write helping verb, then we have to write main verb, after it object, and at last other words. If we will write the sentences according to this structure step by step, then last
इट विल हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। लास्ट में ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुका होगा। ये इंग्लिश के ट्रांसलेशन के लिए है, ये स्ट्रक्चर हिंदी टू इंग्लिश के लिए है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हिंदी के अंदर जैसे ये वाक्य लिखे हैं, अब मैं आपको इनको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक हियर इन दिस सेंटेंस, अमन बाजार में फल बेच रहा था। इन दिस सेंटेंस अमन इज सब्जेक्ट, बेच रहा वर्ब, फल ऑब्जेक्ट, बाजार अदर वर्ड्स, सेम आराधना सब्जेक्ट, बोलती थी वर्ब, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, कक्षा में अदर वर्ड्स। जस्ट लाइक द अबव मेंशन सेंटेंस, मोहित सब्जेक्ट, भ्रमण करेगा वर्ब, ताजमहल ऑब्जेक्ट। Like just we have completed here, in all the sentences we will identify the words and then we will write the words according to the structure. Before translating the sentence we must understand, we must learn the relation of the sentence to the tense. We have to identify what is the tense the given sentence is related to. What is the tense the given sentence is related to? Just like in Hindi language, tha, तो था वर्ड इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब मीन्स पास्ट टेंस, एंड वर्ड रहा टेंस दैट इट्स बिलोंग टू कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस. Then we will write here the helping verb of past continuous tense. First of all, we wrote here Aman, the subject. Then helping verb for past continuous watch. Then main verb for watch, ing in first form. Then object and then other words. बाजार में. Same. That way, आराधना बोलती थी, past indefinite tense, then helping verb for past indefinite tense did, then main verb, first form of the main verb for did, then object, then other words. And in the next sentence number 3, the tense of the sentence is future indefinite. Helping verb for future indefinite, will and shall. Mohit will, then the main verb for will, first form of the main verb, then object and other words. This is the structure. According to that, we can translate a sentence from Hindi to English. Today, you have to complete, you have to think sentences in Hindi language, and almost not more than 10 or and 15 you must learn, you must think almost 10 to 15 sentences in Hindi language, then write down them in your notebook, then translate them into English, and without watching the helping verbs in table. आपको करना क्या है, 10 से 15 वाक्य हिंदी भाषा के अंदर आपको सोचना है, आपकी कॉपी में लिखना है, और उसके बाद इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको उनका ट्रांसलेशन करना है. ध्यान रहे, आपके वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होने चाहिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को छोड़कर बाकी के जितने भी जो सेंटेंस है, चाहे से वो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव भी नहीं करना है, यानी आपको जो सेंटेंस यूज करने हैं वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करने हैं. आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करने हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस भी किसके,
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन 2 टेंस को छोड़कर बाकी के जो आपकी 10 टेंस हैं, उन 10 टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाने हैं। थैंक्स अ लॉट, वी विल